दोस्तों, मैं विकास सागर आप सभी का अपना परिवार विकास सागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आपके सामने एसएससी जीडी 2025 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपको हिंदी के 20 प्रश्न और जीएस के 20 प्रश्न दिखने वाले हैं। ये आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और हाँ साथी, 20 फरवरी तीसरी शिफ्ट यानी कि जो 2:30 से 3:30 बजे तक हुई थी, ये तीसरी शिफ्ट का पेपर है। तो अपनी तैयारी को धार देते हुए चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। और जिस साथी का स्कोर कम आ रहा है वो निराश नहीं, वो और डबल मेहनत करें। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक, बहुत जल्द होने वाले हैं। ये साथी रीजनिंग है, रीजनिंग ऐसे आई थी। मैं चलता हूँ अपने 20% जीएस की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और गलती नहीं करनी है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की। तो हमें कब की? ये जनजाति कार्य मंत्रालय ने। अब हमें इसके पता होना चाहिए कि प्रारंभ कब हुआ। अगर हम अमेजन फ्यूचर इंजीनियर ओवरऑल बात करें तो ये नवंबर 2018 में आया था, नवंबर 2018। अब भारत में कब आया था? भारत में आया था 27 सितंबर 2021 में। तो ठीक है साथी, 27 सितंबर 2021। तो किस मंत्रालय? जनजाति कार्य मंत्रालय। हमें यहाँ से इस मॉक टेस्ट से इतना आइडिया लग जाएगा कि हम प्रश्न कहाँ से तैयार करें, कहाँ से अपनी तैयारी करें। ये पता लग जाएगा कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 2। गौतम बुद्ध के संबंध निम्नलिखित कौन सा कथन सही बताना है। तो बताइए। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो ठीक है साथी, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ, जो अब से 2500 वर्ष पहले। ये तो हमारा कथन सही है बिल्कुल। गौतम बुद्ध एक छोटे गण के संबंधित थे, जिसे शाक्य गण के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ठीक है। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। इनका चैप्टर आज कंप्लीट, ध्यान से सुनना। अगर मैं इनका जन्म बता दिया 563 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ था? वो हुआ था इनका नेपाल लुम्बिनी में। कहाँ साथी? नेपाल लुम्बिनी में। तो आपको गलती नहीं करनी है। अगर मैं पूछूं आपसे इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, माताजी का नाम महामाया। गौतम बुद्ध के बचपन को नाम क्या जानते थे? सिद्धार्थ जानते थे। ठीक है। और मैं पूछूं आपसे, सिद्धार्थ जब पैदा हुए तो इनके कुछ दिन बाद इनकी माता खत्म हो गई थी, तो इनका लालन पालन किसने किया था? इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। कौन थी साथी? प्रजापति गौतमी। ठीक है, जो इनकी मौसी थी। और इनका विवाह, गौतम बुद्ध जी का विवाह किसके साथ हुआ? यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनके एक बच्चा भी था। ठीक है, इनके बच्चे का क्या नाम था? राहुल। ठीक ही, राहुल साथी। आपको गलती नहीं करनी है। मैं पूछूं आपसे कि गौतम बुद्ध जी ने घर त्याग कितनी वर्ष की उम्र में त्यागा? यानी कि 29 वर्ष की उम्र में। तो जो घर त्यागने की घटना थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए। महाविनीश कर्मण। महाविनीश, ये साथी एसएससी पूछती है इन्होंने, महाविनीश कर्मण। ठीक है। और जब इनका देहांत हुआ, इनका स्वर्गवास हुआ, तो कहाँ हुआ? वो हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है साथी, कुशीनगर में हुआ। और 483 ईसा पूर्व में हुआ। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया?
वो दिया था सारनाथ में, जो कहाँ है, वाराणसी के पास। जब गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया तो उस घटना मतलब उस क्या बोला, धर्म चक्र परिवर्तन, क्या बोला था साथी, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है। और गौतम बुद्ध हमारे शाक्य मुनि के भी नाम से जाने जाते हैं, तथागत नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न आपसे, गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो कौन सी नदी के पास प्राप्त हुआ था? वो हुआ था निरंजना नदी, जिसको हम पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी या पुनपुन नदी। जो वृक्ष था, उस वृक्ष को, कौन सा वृक्ष था? वो था पीपल का वृक्ष। कौन सा था? पीपल का वृक्ष, और जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, हमारा ये गौतम बुद्ध से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो मैंने सारे आपको बताए। मैं आशा करता हूँ आने वाले एग्जाम में अगर यहाँ से कोई प्रश्न मिले तो गलती नहीं करोगे। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 3, संविधान कई तरह के सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो किसकी बात चल रही है? तो यहाँ साथी मौलिक अधिकार की बात चल रही है। मौलिक अधिकार। अब मैं मौलिक अधिकार से पूछूं आपसे इंपोर्टेंट प्रश्न कि मौलिक अधिकार किस भाग में आता है? ये तो भाग 3 में आता है। किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। आर्टिकल 12 से कितने हैं इसमें? 35 आर्टिकल हैं। ठीक है, अगर मैं मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे हमारे? 10। अब कितने हैं? 11। 11वां कौन सा जुड़ा? वो जुड़ा था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अब मैं पूछूं आपसे मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? ये लिया था साथी रूस के संविधान से। किसके संविधान से लिया गया था? रूस के संविधान से। ठीक है, जो सरदार शुर सिंह समिति द्वारा जोड़े गए। मैं पूछूं आपसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है साथी, आयरलैंड। अब एक प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं 51 के अंतर्गत। ठीक है, और हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है। मुझे बताओ मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आता है? पहले बताओ राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 4 के अंतर्गत। और यहीं पर मौलिक कर्तव्य आता है भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है साथी, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस वर्ष किए गए थे? 1931 में। ये किसके बीच हुआ? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ। ठीक है, इनके बीच में ये समझौता हुआ। ये हुआ कब था? ये हुआ था 5 मार्च 1931। ठीक है, जो हमारा लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली मूल्यह्रास कहा जाता है। तो ये तो साथी ठीक है, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जा सकता। तो 1 और 2 दोनों एकदम ठीक जवाब। ठीक है साथी, अगला प्रश्न आपके सामने, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव कौन है? तो वो कौन है? स्वेला
ब्रेवरमैन। तो ठीक जवाब क्या है? सुरेला ब्रेवरमैन। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कमला हैरिस कौन है? ये साथी कमला हैरिस हमारे अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका की क्या है ये? उपराष्ट्रपति। तो आपको गलती नहीं करनी है। ऋषि सुनक है यूनाइटेड किंगडम के कौन थे? प्रधानमंत्री। जिसे हम ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ऋषि सुनक। अगला प्रश्न आपके सामने। मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन, यानी कि कर्नाटक। तो ठीक जवाब क्या है? कर्नाटक। अब कर्नाटक के मैं उत्सव पूछूं आपसे, मुझे बताओ क्या गणेश चतुर्थी कर्नाटक की है? हाँ जी साथी, गणेश चतुर्थी कर्नाटक में मनाई जाती है। ठीक है। मैं एक और बताऊं, हम्पी उत्सव, ये भी साथी कर्नाटक का है। एक आप बता दीजिए, उगादी। उगादी भी यहीं का है। तो प्यारे दोस्तों गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न अभी नहीं, पहले तमिलनाडु। सबसे इंपोर्टेंट पोंगल, जो जनवरी में शुरू होता है, नव वर्ष का त्योहार है, फसल कटाई से संबंधित है, जो 4 दिन तक चलता है, मकर संक्रांति से शुरू होता है। ठीक है। एक जल्लीकट्टू जो बैल के लिए संबंधित है। ओडिशा के बताए। ओडिशा में क्या हमारी दुर्गा पूजा होती है? हाँ जी साथी, उड़ीसा। उड़ उड़ के मारती हैं दुर्गा जी, उड़ उड़ के मारती हैं दुर्गा जी, दुर्गा पूजा। एक होता है छाऊ। छऊ मत कर देना, छऊ तो झारखंड का है, यह है छाऊ। केरल सबसे प्रसिद्ध, सबसे इंपोर्टेंट कौन सा? ओणम। कौन सा साथी? ओणम। ओणम कहाँ का है? केरल का उत्सव। एक विशु। विशु कहाँ का है? केरल का। एक और आप बता दीजिए, नवरात्रि, शिवरात्रि, ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? साथ ही जब 2025 में फरवरी में जो एग्जाम है एसएससी जीडी के, उसे करने जाओ तो आप 2011 की जनगणना कंप्लीट करके जाना। यहां से हर प्रैक्टिस सेट में प्रश्न पूछे गए हैं। तो वो है केरल। अगर मैं केरल मेल की बात करूं तो कितने परसेंट जनगणना, तो कितने परसेंट है हमारी? 96.11%। ये साक्षर हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो किसकी बात करूं? तो फीमेल है हमारे 92%, 0.7%। ये हमारी फीमेल। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यानी कि साक्षरता दर, यानी कि केरल की कितनी है? तो टोटल है 94%। तो आपको गलती नहीं करनी है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? वो केरल। कितने परसेंट? 94%। यहां से पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला पुरुष दर कहाँ की है? केरल। कितने परसेंट? 96.11%। महिला भी 92.07%। आप बिल्कुल कैसे भी तैयार, आपके सामने कैसे भी प्रश्न आए, आप हर तरीका से तैयार हैं। तो सबसे कम कहाँ की है? सबसे कम है साथी बिहार की। कहाँ की? बिहार। अगर बिहार में मैं बात करूं मेल की, बिहार में मेल की बात करूं तो सबसे कम कितने हैं? तो साथी उसमें तो हमारे 71.20। कितने हैं? 71.20। और ओवरऑल बात करूं तो टोटल 61.8%। ये हमारे साक्षरता कम है बिहार में। ठीक है। आपको गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिटर पैनल का एक सदस्य नियुक्त किया है? वो है कौन? एन.वी. रमना। अगर शरद अरविंद बोबड़े की बात करें तो शरद अरविंद बोबड़े ये कौन थे? एक भारतीय क्या थे? भारतीय न्यायाधीश थे। कौन? भारतीय न्यायाधीश। ठीक है साथी। और
और क्या बता, वर्तमान में हमारे बताओ मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है जो 51वें हाल ही में बने हैं? वो है हमारे श्री संजीव खन्ना, यानी कि न्यायमूर्ति किसको बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, श्री संजीव खन्ना। अगला प्रश्न आपके सामने, मेजबान राज्य के कितने शहर ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की है? तो कितने, यानी कि 5। तो कितने की है? 5 ने। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि जो राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1940 में, बॉम्बे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुंबई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंबई में। तो कहाँ शुरुआत हुई थी? 1940 मुंबई में। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला आधुनिक राष्ट्रीय खेल कब आयोजित हुआ? वो हुआ था 1985, यानी कि नई दिल्ली में। कहाँ साथी? नई दिल्ली में, 1985 नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? वो करता है 2 के साथ। नंबर 1 श्रीलंका और नंबर 2 मालदीव। नंबर 2 पे कौन है? मालदीव। गलती नहीं करनी है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, जो श्रीलंका है हमारा, वो कहाँ से कनेक्ट? वो मन्नार की खाड़ी से। और मालदीव कहाँ से है हमारा? हिंद महासागर, जो दक्षिणी पश्चिमी में। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी से, यानी कि हिंद महासागर से हमारा सीमा साझा करता है भारत देश, अपना प्रिय भारत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 12वां, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो वो क्या थी? अनाज। अब हरित क्रांति से प्रश्न आया तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। अगर मैं विश्व की, पूरे दुनिया की बात करूं तो वो है नॉर्मन बोरलोग। कौन है? नॉर्मन बोरलोग। एक प्रश्न आपसे कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। कौन है साथी? वर्गीज कुरियन। आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब हाँ, ये बताओ, जो हमारी ये हरित क्रांति के जनक यानी कि कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद हरित क्रांति आई? ये आई थी तीसरी। अब तीसरी का हमारा कार्यकाल पता होना चाहिए, 1961 से लेकर 1966। मैं पिछली वीडियो में पूरी पंचवर्षीय योजना खत्म करा चुका हूं। जो हमारा गैप लगा था 3 साल का, यानी कि 1969 से शुरू हुई थी, जो इस गैप में हमारी क्या आई थी? हरित क्रांति। ठीक है साथी, क्या आई थी? हरित क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ये तो सभी को पता है, डेसिबल में नापा जाता है। सेंटीमीटर तो एक छोटी इकाई है मीटर की, यानी कि लंबाई की। और ओम, ये तो प्रतिरोध का है। किसका साथी? प्रतिरोध। और ये किसका है फिर? हर्ट्ज, ये तो आवृत्ति का है। किसका? आवृत्ति का। आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, विद्युत धारा का क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा को किस मापक यंत्र से मापते हैं? मीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 14, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा, यदि अंक 10-10 पर बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना चाहिए 2 अंक। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन 3। तो कितने अंक होने चाहिए? 2 अंक। अब मुझे बताओ, टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? जब एकल खेले तो 1, जब युगल खेले तो युगल में कितने होने चाहिए? 2। तो कितने होने चाहिए? 2। ठीक है, आप साथी ध्यान से सुनना, आज मैं आपको खिलाड़ियों की संख्या बताने वाला हूं, तो आप बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, बेसबॉल हो या खो खो हो,
खो खो या बेसबॉल? ठीक है, बेसबॉल, बेसबॉल हो या फिर खो खो, खो खो। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। या फिर हो रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15। और मैं पूछूं आपसे कि वैसे फुटबॉल में कितने होते हैं? फुटबॉल में होते हैं 11, हॉकी में होते हैं 11, क्रिकेट में होते हैं 11। ठीक है, वॉलीबॉल की बात करूं तो वॉलीबॉल, 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 वॉलीबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल में होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। ठीक है, और पोलो, पोलो में कितने होते हैं साथी? पोलो में होते हैं 4। और वाटर पोलो, वाटर पोलो में और कबड्डी में और नेटबॉल में, वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल में कितने होते हैं? 7। वाटर पोलो, वाटर हम यानी कि पानी रोज पीते हैं, मतलब 7 दिन पीते हैं। कबड्डी 7, नेटबॉल 7, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट 11, वॉलीबॉल 6। एक और बचा बास्केटबॉल, बास्केट, बिस्किट, बिस्किट कितने रुपए का आता है भैया? 5 रुपए का। यानी कि बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है साथी। किससे? लॉन टेनिस से। मैं पूछूं आपसे, क्रिकेट का संबंध अनिल कुंबले जी हैं? हाँ जी। मिताली राज हैं? हाँ जी। सचिन तेंदुलकर? हाँ जी। और सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। ठीक है, बैडमिंटन, क्या हमारी साइना नेहवाल हैं? हाँ जी। प्रणव चोपड़ा जी हैं? हाँ। और अक्षय दिवाकर, अक्षय दिवालकर, अक्षय दिवालकर, अक्षय दिवालकर, एक पीसी तुलसी। ठीक है, एक बार बताता हूँ, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी साइना नेहवाल, प्रणव चोपड़ा, अक्षय दिवालकर और पीसी तुलसी। गलती नहीं करनी है। और गोल्फ की बात करूं तो, अरे गोल्फ की तो बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट, सबसे प्रसिद्ध टाइगर वुड्स। कौन है साथी? टाइगर वुड्स हैं। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है। दूसरा नाम और बता देता हूं, अदिति अशोक, अदिति अशोक, तबेशा मलिक, दीक्षा डागर, दीक्षा डागर, तबेशा मलिक, तबेशा मलिक, दीक्षा डागर। ठीक है, और लॉन टेनिस, लॉन टेनिस तो क्या कहेंगे? लिएंडर पेस। दूसरे कौन हैं? क्या महेश भूपति हैं? हाँ जी साथी, महेश भूपति हैं। और अमृत राय हैं? अमृत राय, हाँ जी साथी, अमृत राय। और एक और रामनाथ कृष्ण, लॉन टेनिस से कौन है? रामनाथ कृष्ण, रामनाथ कृष्ण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली, इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है, धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है, तो वो है स्वांग। अब ये गणगौर, गणगौर किससे संबंधित है? ये तो साथी राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान, जो भगवान किसको? गणगौर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसिद्ध है। गणगौर कब मनाया जाता है? कौन से माह में? चैत्र माह में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। किसको? तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। स्वांग, स्वांग क्या है? ये तो एक लोकनाट्य राजस्थान का है। क्या का है? एक लोकनाट्य राजस्थान का। अब मटकी बता दो, ये तो सब जानते होंगे। मटकी तो हमारी कहाँ की? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की। कहाँ के साथी? मटकी हमारी मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? इंटरनेशनल
शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ गया? काहिरा, मिस्र में। ठीक है, मैं पूछूं आपकी इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि 1986 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? 1986 में। गलती नहीं करनी है। किसके लिए प्रसिद्ध है साथी ये? यानी कि ओलंपिक में एक निशानेबाजी के लिए। किसके? निशानेबाजी के लिए। निशानेबाजी के लिए, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप किसके लिए? ओलंपिक में निशानेबाजी के लिए। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए हैं? तो वो है पहली पंचवर्षीय योजना। अब पहली पंचवर्षीय योजना कार्यकाल पता होना चाहिए, 1951 से लेकर 1956। ठीक है, अब पहला IIT कहाँ खोला? पहला IIT हमारा कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था खड़गपुर। पहला कहाँ? खड़गपुर। दूसरा कहाँ बताइए मुझे? दूसरा बॉम्बे बोल दो या फिर मुंबई बोल दो। और तीसरा कहाँ हुआ? मद्रास, जो अब प्रेजेंट में हम क्या बोलते हैं? चेन्नई। और चौथा कहाँ हुआ हमारा? कानपुर। और पांचवा हुआ हमारा नई, यानी कि पांचवा हुआ हमारा दिल्ली। ठीक है, खड़गपुर, बॉम्बे यानी कि मुंबई, मद्रास यानी कि चेन्नई, कानपुर, दिल्ली। ठीक है, ये हमारे 5 IIT हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, उस्ताद विंदादीन खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? क्या शहनाई से? नहीं साथी, सारंगी से। अब उस्ताद विंदादीन खां, ये साथी खान रूट शब्द पकड़ लीजिए, सारंगी का वाद्य यंत्र वाले सारे खत्म हो जाएंगे। देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं बता रहा हूं ध्यान से। यानी कि अब्दुल लतीफ खान, अब्दुल लतीफ खान, सुल्तान खान, सुल्तान, सुल्तान खान, ओहो ओहो, ठीक है, सुल्तान खान। और जी हमारे कौन हैं? अहमद खान, अहमद, अहमद खान। और गुलाम सवीर खान, सुकूर खान। ये खान खान जितने भी आ रहे हैं ना साथी सब। और एक और है हमारे पंडित राम नारायण सारंगी से। तबला वादक, अरे तबला वादक तो सबसे इम्पोर्टेंट जाकिर हुसैन, अल्लाह रक्का खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, किशन महाराज, गुदई महाराज, अल्लाह रक्का खां, जाकिर हुसैन, लतीफ खां। ठीक है, ये हमारे कहाँ से हैं? तबला वादक। अब ये हमारे बांसुरी, बांसुरी तो पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, रॉन मजूमदार। एक इम्पोर्टेंट एन नीला, एन नीला। ये कौन है? हमारे बांसुरी वादक। एक और बता दो, राजेंद्र प्रसन्ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गोवा को डैश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। तो ठीक है साथी, एक प्रश्न यानी कि 1 वर्ष। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन 3। अपना GS का स्कोर बताओ क्या रहा। और हाँ साथी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सामने 20 प्रश्न और हिंदी के चलते हैं उनकी तरफ। दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। ये रहा मैथ का प्रश्न, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है, तो ये 370 पीतल में तांबे की कितनी मात्रा है? ये साथ ही आए हुए प्रश्न हैं।
ये पीडीएफ जो की तो है, बस आपको एक प्रकार से रिवाइज हो रहा है, बस रिवाइज। ठीक है, ये रहा आपका सामने हिंदी का पहला प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, तो हमें क्या बताना? पर्यायवाची शब्द बतानी है। किसकी? आम की। मेरे परिवार में सभी को आम खाना बहुत पसंद है, तो आम को क्या बोलते हैं हम? आम्र बोलते हैं। हाँ जी साथी, आम्र। नहीं है, नहीं है बतानी है। यानी कि हाँ साथी, मेरी तरह अभी आपको क्या करना है, पहले प्रश्न पूरा ध्यान से पढ़ना है, जब आगे को बढ़ना है। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्या है? नहीं है। रसाल होता है, हाँ जी। फलराज होता है, हाँ जी। अतिसौरभ होता है, लेकिन अंकुशी नहीं होता। अंकुशी तो वो होता है यानी कि किसी चीज पर नियंत्रण करना, रोक लगाना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। और साथ ही आम को तो आम्र भी कहते हैं, रसाल भी कहते हैं, फलराज भी कहते हैं, और हाँ, सहकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहकार। और अमृत फल भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वह तुम तो बड़े क्या हो, थिएटर बन गए, अफसर बन गए, नीलाम बन गए, लालटेन। तो क्या है? अफसर बन गए। अफसर एक क्या? विदेशी शब्द। मैं पूछूं आपसे, देशज शब्द कैसे होते हैं? देशज शब्द होते हैं खटार पटार, डोंगा, बिटिया, वो बिटिया ना, वो डोंगा, डिबिया, लुटिया शुटिया, ऐसे हमारे होते हैं। और हमारे विदेशी शब्द जैसे पुर्तगाली में गमछा, तौलिया, साबुन, ऐसे अलमारी, ये हमारे किस में आते हैं? ये आते हैं पुर्तगाली शब्द। जैसे कि जापान में रिक्शा आता है, ऐसे जापानी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भिखारी को क्या दो? भमर दो, भू दो। भिखारी को क्या दो? भिक्षा दो। तो ठीक आंसर क्या है? ऑप्शन 3, भिखारी को भिक्षा दो। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करता है। कहाँ सुनी होना, कहाँ सुनी वसने चलना, ना साथी प्यार जताना, यानी कि अंगूठा चूमना, यानी कि प्यार जताना, अंगूठा चूमना, एक तरफा प्यार करना, नहीं, वाद विवाद होना। तो ठीक आंसर क्या है? वाद विवाद होना। दुखी हो जाना, ये नहीं होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का विकल्प है। सफर के दौरान हमें देखा कि फलों को अवनत, अवनत का विलोम शब्द होता है उन्नत। तो ठीक जवाब ऑप्शन 4। ठीक है, अवनत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तंग हाल होना, तंग हाल होना यानी कि आर्थिक तंगी होना। तो ठीक जवाब क्या है? बहुत अधिक बीमार होना, ये नहीं होगा। बहुत अधिक बीमार होना होता है तो आवारा बीमार, यानी कि खटिया सेन। मानसिक बीमारी होना, नहीं। ठीक है। और युद्ध में फंसना, युद्ध में फंसना तो होता है या तो युद्ध में शहीद हो जाना या फिर युद्ध में घायल हो जाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा, यानी कि इकट्ठा यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना। इकट्ठा यानी कि समवेत, यानी कि आदर का क्या होता है? मान सम्मान। ठीक है। स्वीकृति प्राप्त करना, लेना, ये का स्वीकृति, संकलित नहीं होगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प। भाववाचक संज्ञा बतानी है
किसी ने सच ही कहा जिसे डैश आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है, यानी कि बुलावा, यानी कि किसी ने सच ही कहा जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। बुलावा एक क्या है, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि प्रेम, प्रेम भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। प्रेम, प्यार, ठीक है, और हमारा गुस्सा, ठीक है, ये सब के नफरत, ये सब कैसी है, हमारे भाववाचक संज्ञा। दिए गए विकल्पों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम शब्द बताना है। कृष्ण जी के अनेक रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। श्याम का यानी श्यामला, श्याम तो श्वेत माने होता है सफेद, क्या होता है, अजंगम, जंगम, जंगम का क्या होता है, जंगम का तो स्थावर होता है, क्या होता है, स्थावर। और जी व्यास किसका है, ये तो समास का है, समास का, यानी कि समास का विलोम शब्द। कान्हा एक कान्हा जी का नाम है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प। आज वही देश सबसे डैश है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत है, तो क्या है, कामयाब। जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, शक्ति है, तो वो ही अपने आप में कामयाब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ठीक जवाब एकदम। आग लगने का कारण तब नष्ट हो गया, गलत। किसकी तैयारी, गलत लिख रहा है। मृत्यु गलत, पर किसका वश नहीं चलता, मृत्यु गलत लिख रही है। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्योहार को नहीं मानना चाहिए, जबकि प्राकृतिक फूलों के रंगों से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। तो ठीक जवाब क्या है, यानी कि अबीर को होली खेलनी चाहिए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वान के बीच बोलने का उत्साह वाला कौन ही करेगा, उत्साहिनी साहस करेगा। तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न आपके सामने 15। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, सही शब्द बताना है। तो जो परिश्रम करते हैं जो सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होता है, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गद्यांश आ गया। गद्यांश को पढ़ो और इसका आंसर दो। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है। किसके लिए प्रेरित करता है साथी, उन्हें किसके लिए, निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी होता है, कब होता है, किसी राष्ट्र का भविष्य तभी होता है जब उज्जवल होता है, यानी किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभव और विरासत के गर्व में पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास, चैतन्य संस्कृति है। तो चैतन्य संस्कृति है तो क्या है, विरासत। तो ठीक जवाब क्या है, ऑप्शन 2। तो आपके सामने 20 प्रश्न, 20 और 20 40 प्रश्नों का सेट हुआ। अपना स्कोर बताएं। ठीक है, आपका स्कोर क्या है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है साथी, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।